हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर कहें आयनाइजेशन एनर्जी। राइट। तो ये क्या चीज़ होती है, चलिए इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लो मेरे पास कोई एटम है जिसके पास है एक न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर आपको पता होगा क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट हमारी प्रेजेंट होती है। इन ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। न्यूक्लियस के सेंटर में हमारा क्या होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये प्रोटॉन जितने ज़्यादा होंगे मेरे न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखेगा। राइट। ये जो फोर्स होता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। राइट। यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो आपको समझाएगा आयनाइजेशन एनर्जी को। राइट। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, चलिए जानते हैं। देखो, न्यूक्लियस की सबसे पहला जो ऑर्बिट है वो क्या है, न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास है। न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास होने के कारण इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के द्वारा हाई न्यूक्लियर चार्ज या हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के द्वारा अट्रैक्ट होंगे न्यूक्लियस के पास। राइट। तो अगर मुझे किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो न्यूक्लियस की जो पहली ऑर्बिट होगी या न्यूक्लियस के पास जितनी भी ऑर्बिट होगी उनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम बात करें न्यूक्लियस की सबसे बाहरी ऑर्बिट की, तो इस ऑर्बिट में ऐसा क्या है, इस ऑर्बिट में पहली चीज है कि ये न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है। न्यूक्लियस से दूर होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बाउंडेड है अपने न्यूक्लियस से। राइट। जिसके कारण अगर मुझे एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मेरी फर्स्ट चॉइस होगी सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने की। वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, वो होगा मेरा वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल हम किसको कहते हैं कि जो सबसे बाहरी ऑर्बिट जो हमारी होती है, जो सबसे बाहरी शेल होती है किसी भी एटम की, उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। तो मुझे अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कहा जाता है तो मैं सबसे जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना प्रेफर करूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पे सबसे कम न्यूक्लियर फोर्स मेरा लग रहा होगा। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब इस पिक्चर को जब आप समझ गए हैं तो इसकी डेफिनेशन से आप और अच्छे से क्लियर कर पाओगे। डेफिनेशन क्या कहती है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन from an isolated gaseous atom of the element in its ground state। यानी कि कोई भी एटम अगर मेरा है उसमें से सबसे मोस्ट लूजली जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए मुझे जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई उसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है। अब इसमें से आपको एक चीज समझनी है भाई, आइसोलेटेड गैसेस एटम क्या होता है। देखो, एटम की अगर हम बात करें तो वो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में रह सकता है। एक अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं भाई सॉलिड, और दूसरी लिक्विड, और तीसरी आ गई हमारी गैसियस स्टेट। राइट। इन तीन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में एटम आपस में जितने ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्लोज तरीके से रहते हैं। लिक्विड में क्या होता है, थोड़ी यहाँ पे क्या होती है, दूर दूर एटम आप कह सकते हो रहते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है यार, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड के केस में होता है, लिक्विड के केस में बहुत कम होता है, और गैसेस के केस में तो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब अगर मुझे किसी सिंगल एटम, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, अकेला, या फिर अगर हम बात करें सिंगल, अगर मुझे सिंगल एटम में स्टडी करनी है तो मुझे
कौन सी फिजिकल स्टेट सबसे अच्छी लगेगी? भाई गैसेस स्टेट लगेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है मेरा एटम मुझे सिंगल मिल रहा है, मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है एटम्स को आपस में एक दूसरे से अलग करने के लिए। जबकि अगर हम सॉलिड की बात करें तो अगर मुझे इस एटम को निकालना है तो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, क्योंकि इनके बीच में ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो आपस में इनको जोड़े रखता है। लिक्विड के केस में भी वैसा है, लेकिन गैसेस के केस में मुझे सिंगल एटम ऑलरेडी मिल रहा है। तो जब भी हम आयनाइजेशन एनर्जी की स्टडी करते हैं वो हम सुनिश्चित करते हैं कि सबसे पहले मेरा जो एटम है वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट हो, राइट, और अकेला हो, राइट। तो आइसोलेटेड का मतलब क्या हो गया, सिंगल हो गया, गैसियस मतलब गैसियस स्टेट में, और एटम का मतलब आपको पता है एटम, राइट। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, देखो ग्राउंड स्टेट का सिंपल सा मीनिंग होता है लोएस्ट एनर्जी स्टेट पॉसिबल। किसी भी एटम की जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट होती है उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो क्या हुई भाई, आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से सबसे मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं कहूँ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। उम्मीद है ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। देखो अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट की, कि भाई हम किस में मेजर करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को, तो यूनिट होती है इसकी किलो जूल पर मोल, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या किलो कैलोरी पर मोल। अगर मैं बात करूं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की, तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 96.49 किलो जूल पर मोल, राइट। इसको आप ध्यान में रखना, 96 अप्रोक्स 96 भी आप इसको लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें इसकी किलो कैलोरी में क्या वैल्यू होगी, तो 23 किलो कैलोरी पर मोल। तो एक इलेक्ट्रॉन पर एटम की जो वैल्यू होती है वो होती है 96 किलो जूल पर मोल, या फिर हम कहें 23 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये यूनिट आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, इसका देखते हैं कि भाई अगर हम बात करें किसमें, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इक्वेशन के फॉर्म में हम इसको कैसे समझें। देखो कोई भी एटम है मेरा ये, अगर वो गैसेस स्टेट की हम बात कर रहे हैं बिल्कुल, तो इसके नीचे हम क्या कर लेते हैं, स्मॉल जी लगा लेते हैं। उसके बाद देखो ये मेरा एटम है, इस पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये क्या है मेरा न्यूट्रल गैसियस एटम है, ठीक है, जो क्या है आइसोलेटेड है, या आइसोलेटेड गैसेस एटम भी आप इसको लिख सकते हैं। अब मुझे इसको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, सबसे पहली चीज मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करूंगा। मान लो मैंने यहाँ पे ये साइन लगा दिया एनर्जी का, मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, तो इसने क्या किया भाई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसका निकल गया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, देखो अगर मैं न्यूट्रल कहता हूं तो इसके पास प्रोटॉन विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन्स के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, भी जितना इसके पास प्रोटॉन होगा उतना ही इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो ये न्यूट्रल होगा। अब अगर मैं बोलूं कि मान लो इसके पास से पहले 10 प्रोटॉन मान लिया और 10 थे इसके पास इलेक्ट्रॉन, अब मेरा क्या हो गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अब इसके पास केवल 9 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 9 इलेक्ट्रॉन ने मेरे 9 प्रोटॉन को तो न्यूट्रलाइज कर दिया, बट एक प्रोटॉन अभी भी ऐसा बचा है जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आया, पहले थे इसके पास 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो एक पॉजिटिव चार्ज इसके पास एक्स्ट्रा बच गया, राइट। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हम प्लस के साइन से इंडिकेट कर देते हैं, और ये स्मॉल जी यानी कि गैसेस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं गैसियस कैटायन, राइट। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसको क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आयनाइजेशन वो जो नाम है वो क्यों आया है वो आप इस इक्वेशन से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर मैं किसी भी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा हूं, यानी कि मेरे सिस्टम ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, क्या किया है, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, राइट। इस चीज को आप मानते हो ना, मैंने सिस्टम था, सिस्टम मेरा एक इलेक्ट्रॉन तभी लूज करता, यानी कि ये रिएक्शन तभी कैरिड आउट होती जब मैं इसको एनर्जी देता, यानी कि मेरे जो सिस्टम है, यानी कि जो न्यूट्रल गैसेस एटम है, इसने एनर्जी को क्या किया,
एब्जॉर्ब किया। कोई भी रिएक्शन यदि एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है या फिर किसी भी रिएक्शन को होने के लिए यदि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कि भाई यहाँ पे एनर्जी क्या हुई है? एब्सॉर्ब्ड हुई है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो मेरा डेल्टा एच होता है एंथैल्पी, वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब मैंने अपने सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करवाई है, तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि भाई आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सिस्टम में, और उसको हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और डेल्टा एच यहाँ पे क्या होता है? हमारा पॉजिटिव होता है। केमिस्ट्री में आप दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को देखने वाले हो, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब होती है? कि जब मेरी एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, रिलीज्ड होती है। आपने देखा होगा कि जो सोडियम मेटल होता है, सोडियम मेटल को अगर हम पानी में डालते हैं तो वहां पे क्या होता है? ब्लास्ट होता है। तो ब्लास्ट का मतलब क्या है? एनर्जी वहां पे रिलीज हुई है ना। तो जब भी सिस्टम में से एनर्जी निकलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, उम्मीद है दोनों आप यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ये तो थी बात कि जब मेरा कोई भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाए, ठीक है, तो वहां पे क्या बनेगा? मेरा एक गैसियस कैटायन बनेगा, यानी कि आयन का फॉर्मेशन होगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई अभी तक हमने एक इलेक्ट्रॉन की बात की, क्या मैं किसी एटम में से दो इलेक्ट्रॉन या फिर तीन इलेक्ट्रॉन या फिर तीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता हूँ? तो बिल्कुल निकाल सकता हूँ। और ये जो टॉपिक आने वाला है काफी इंपॉर्टेंट है, जो है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी क्या होती है, चलिए समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लो ये कोई एटम है, राइट। अब क्या होगा? इस एटम में से सबसे पहले मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालूंगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? मेरा कैटायन बन जाएगा जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। यानी कि किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लो मुझे इस एटम में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ये मेरा जो गैसियस कैटायन है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाए। ठीक है, तो मुझे और अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी भाई इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो अगर मैंने ये निकाल दिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? टू पॉजिटिव साइन आ जाएगा, राइट। तो इसको मैं क्या कहूँगा? Ie2, राइट, आयनाइजेशन एनर्जी सेकिंग। यानी कि सेकिंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ी उसको हम कहेंगे सेकिंड आयनाइजेशन एंथैल्पी या सेकिंड आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये मेरा जो सेकिंड कैटायन बना टू पॉजिटिव वाला, इसमें से मैं एक और क्या करूं? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं। तो लो जी, मैंने एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल दिया और यहाँ पे क्या बन गया? कैटायन 3 पॉजिटिव बन गया ये, राइट। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। यानी कि तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ी मेरे न्यूट्रल गैसेस एटम को, राइट, उसी को हम क्या कहेंगे? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। Ie3 से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई एनर्जी का ऑर्डर बताओ कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर थर्ड में से कौन सी सबसे ज्यादा होगी, राइट। तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि सर Ie3 ज्यादा होगा, फिर Ie2 और सबसे कम होगा Ie1। ठीक है, और ये जो ऑर्डर है ना, ये हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। ये क्या होता है? ऑलवेज ऐसे ही रहने वाला है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीजन समझते हैं। देखो, जब मैं एटॉमिक साइज आपको पढ़ा रहा था तो उस केस में हमने क्या सीखा था? यहाँ से मेरा एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, राइट। मेरा एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, यानी कि मान लो इसके पास पहले 10 प्रोटॉन थे। प्रोटॉन कितने थे? 10। इलेक्ट्रॉन कितने थे? 10, राइट। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, प्रोटॉन तो रहे मेरे 10, प्रोटॉन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे यहाँ पे कितने? 9।
इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 9। अब इस केस में हम देख रहे हैं जब 2 पॉजिटिव है तो प्रोटॉन तो मेरे 10 ही रहेंगे, 3 पॉजिटिव में प्रोटॉन मेरे 10 रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक एक और कम हो जाएगा, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने आ जाएंगे 7 आ जाएंगे, जबकि प्रोटॉन तीनों के केस में अगर आप देख रहे हो सेम। फिर हमने अभी इस क्लास में सीखा था कि जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स मेरे होंगे उतने ज़्यादा मेरा न्यूक्लियर चार्ज होगा, और जितना ज़्यादा मेरा न्यूक्लियर चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन उतने ही फोर्स से मेरे न्यूक्लियस द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा। अब मुझे बताओ कि 9 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पाना आसान है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को? तो ऑब्वियस सा आंसर है कि भाई 7 इलेक्ट्रॉन को 10 प्रोटॉन मिलकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे लगने वाला है, राइट। तो इसीलिए अगर मुझे क्या करना है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें से अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन निकालने की चॉइस हो और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की चॉइस हो, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे इस वाले को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे 10 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किए हुए हैं, जबकि अगर मैं इसके कंपैरिजन में देखूं 2 पॉजिटिव वाले को, तो यहाँ पे केवल 10 प्रोटॉन ने 8 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया हुआ है। तो ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स किस पे लग रहा है? ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स रख रहा है 3 पॉजिटिव वाले को। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं पॉजिटिव आयन बनाते जाते हैं, हायर इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है, या इनडायरेक्टली कहूँ आयनाइजेशन एनर्जी को मुझे और ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया न्यूक्लियर चार्ज मेरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर हम बात करें तो IE3 यानी कि ये वाला जो है मेरा आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड होगा, वो क्या होगा मेरा सबसे ज़्यादा होगा। सक्सेसिव जो यहाँ पे है, सक्सेसिव का मतलब है कि भाई पहले मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, फिर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन, सो ऑन जितना मैं इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ, ठीक है। तो ये हमारी सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। इसके बाद हम जानेंगे फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखो अब हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स गवर्निंग आयनाइजेशन एंथैल्पी की, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेरे आयनाइजेशन एनर्जी को इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम जो पढ़ने वाले हैं वो है साइज ऑफ द एटम, राइट। देखो यहाँ पे 2 डायग्राम है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि किस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, पहले वाले में या दूसरे वाले में, तो आंसर होगा सर जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। न्यूक्लियस से दूर है तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ से क्या हो जाएगा निकल जाएगा, क्योंकि इस पे जो न्यूक्लियर के द्वारा फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है। जबकि अगर हम पहले वाले का केस देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के काफ़ी ज़्यादा पास है, यानी कि इस ये जो है न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ होगा, राइट। तो यानी कि अगर हम इनडायरेक्टली कहें कि जो एटॉमिक साइज है हमारा, एटॉमिक साइज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयनाइजेशन एनर्जी का, यानी कि एटॉमिक साइज मेरा जितना छोटा होगा आयनाइजेशन एनर्जी मेरी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास है, जो न्यूक्लियस के पास है यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण इसकी क्या हुई है रेडियस स्मॉल हो गई है, जिसके लिए मुझे अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना है तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसके कारण इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है ज़्यादा होती है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर की ओर, और दूसरा जो फैक्टर आता है वो आता है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। अगर मैं आपको कहूँ कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है चार्ज ऑन न्यूक्लियस की। अब ऐसा क्यों, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं 2 सिनेरियो आपको देता हूँ, मान लो ये पहला मेरा एटम है, राइट, ये, और ये दूसरा मेरा एटम है जिसमें दोनों में दो दो और ऑर्बिट यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। मान लेते हैं इसके पास जो है प्रोटॉन हमारे कितने हैं बच्चों 10 है, और इसके पास अगर हम बात करें इसके पास प्रोटॉन मेरे कितने हैं 8 है, राइट। अब अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर चार्ज की, न्यूक्लियर चार्ज की, तो न्यूक्लियर चार्ज किसके पास ज़्यादा होगा? न्यूक्लियर पार्ट चार्ज जो है ऑब्वियसली फर्स्ट वाले के पास ज़्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट वाले के पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, सेकंड वाले के पास न्यूक्लियर चार्ज क्या है कम है।
अब इसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा कि जो इसकी लास्ट ऑर्बिट है जहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया, या हम कहें इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के द्वारा लगने वाला न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज या फिर न्यूक्लियर चार्ज वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा किसके कंपैरिजन में, सेकेंड वाले के कंपैरिजन में जिसमें न्यूक्लियर चार्ज कम है, राइट। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, कि भाई न्यूक्लियस के पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसके पास उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, और अगर उसके पास जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतने ही स्ट्रांगली अपनी ओर क्या करेगा, पुल करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना वहाँ से क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझना काफ़ी आसान था कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑन न्यूक्लियस के, कि न्यूक्लियस के पास जितना ज़्यादा चार्ज होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होने वाली है। देखो तीसरा हम बात करने वाले हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट की। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, देखो कोई भी अगर एटम की अगर हम बात करें मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम की, तो उसमें क्या होगी भाई, ऑर्बिट होंगी, या जिसे हम शेल कहते हैं। तो शेल के अंदर क्या होगी, हमारी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होगी जिनमें क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, राइट। पहले चैप्टर में आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें शब शेल की या ऑर्बिटल की, एस ऑर्बिटल होता है, पी होता है, डी होता है, एफ ऑर्बिटल होता है, राइट। और अगर मैं इनकी शेप की बात करूं, क्योंकि अगर जब तक हम शेप की बात नहीं करेंगे तो पेनिट्रेशन इफेक्ट समझ में आना काफी मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो जो एस ऑर्बिटल होती है वो क्या होती है बच्चों, स्फेरिकल शेप की होती है। स्फेरिकल शेप का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो स्फेरिकल है, यहाँ पे कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जा सकता है। लेकिन जो पी ऑर्बिटल होती है ना वो डायरेक्शन होती है, यानी कि एक फिक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है। जबकि डी की अगर हम बात करें तो ये डंबल शेप में होती है, बल्कि एक नहीं टू डंबल शेप में। तो यहाँ पे भी क्या है, ये डायरेक्शनल कहते हैं हम इसको। जबकि एफ ऑर्बिटल जो शेप होती है ये बहुत ही ज़्यादा डिफ्यूज्ड होती है, क्या होती है, डिफ्यूज होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूँ ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर न्यूक्लियस के चारों ओर मेरी एस ऑर्बिटल की बात करें, किसकी बात करें, एस ऑर्बिटल की बात करें, तो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी तो कहीं पर भी हो सकती है, यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है एस ऑर्बिटल के केस में। तो एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस की क्या रहता है, सबसे ज़्यादा क्लोज रहता है। कहते हैं ना कि एस ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस की क्लोज रहता है, तो उसका मतलब यही है क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है और ये न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण न्यूक्लियस द्वारा जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा किस पे लगता है, एस ऑर्बिटल में लगता है। यानी कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो उस इलेक्ट्रॉन पर मैक्सिमम न्यूक्लियर चार्ज लगेगा कंपेयर टू पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल, राइट। अगर हम पी ऑर्बिटल में जाते हैं तो ये मेरा न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, डायरेक्शनल हो जाती है। अब इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन मिल नहीं रहा है, यहाँ पे ये न्यूक्लियर चार्ज तो लगेगा नहीं। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या लगेगा, एक फिक्स्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो कंपैरिजन अगर हम एस ऑर्बिटल से करें तो सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर चार्ज लगेगा वो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला है। तो पेनिट्रेटिंग पावर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, पेनिट्रेटिंग पावर की, तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी होती है, एस ऑर्बिटल की, फिर होती है पी ऑर्बिटल की, फिर होती है डी ऑर्बिटल की, फिर होती है एफ ऑर्बिटल की। उम्मीद है आप इतना समझे होंगे, राइट। अगर मैं बात करूं, मेरे पास सेम शेल है, अगर हम बात करें मेरे पास क्या है, सेम शेल है, राइट। मान लो 3s में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है 3p में, एक इलेक्ट्रॉन है 3d में, राइट। तो इसमें से अगर क्वेश्चन किया जाए कि किस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे ज़्यादा आसान होगा, सुनना जरा ध्यान से, मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने आपको 3 ऑर्बिटल यहाँ पे दी हैं, राइट, जो कि क्या है, सेम शेल में प्रेजेंट है, ये भी ध्यान में रखना सेम शेल में होनी चाहिए।
इनमें से किस में सबसे ज़्यादा आसानी से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं? तो सबसे आसानी से डी से निकाल सकते हैं, फिर पी से, और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट एस से। क्यों? क्योंकि एस सबसे ज़्यादा क्लोज होता है न्यूक्लियस के। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एट्रैक्शन फोर्स लग रहा है हमारा न्यूक्लियस का एस में, राइट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अब आयनाइजेशन एनर्जी की, राइट, इसी के संदर्भ में, तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? 3s की होगी, फिर 3p की होगी, और लास्ट में किसकी होगी? 3d की होगी, राइट। सेम शेल के केस में। उम्मीद है इतना आप समझे होंगे। अगर मैं एग्जांपल दूं, मेरे पास है एक 3s में एक इलेक्ट्रॉन है, एक मेरे पास 4s में इलेक्ट्रॉन है। अब आपसे पूछा जाए, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन किसमें से निकालना आसान होगा, राइट, या फिर बोला जाए कि आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे सीधा आप बोल सकते हो कि वे 4s की होगी। हमने पढ़ा ही है, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। लूजली बाउंड फोर्थ सेल में होगा ना, फोर्थ सेल 3 से बाहर होगी, तो इसमें जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कम लगेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हम आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। तो पेनिट्रेटिंग जो पावर है आपको उसको ध्यान में रखना है, एस की सबसे ज्यादा, पी की कम, डी की और कम, और एफ की सबसे कम होती है, राइट। और पेनिट्रेटिंग जो पावर होती है, पेनिट्रेटिंग पावर is directly proportional to the ionization energy, राइट। एस की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। उम्मीद है ये रिलेशन आप ध्यान में रखोगे। बट ये किस केस में आपको फॉलो करना है? जब हमारे पास सेम शेल प्रेजेंट होगी, राइट। उस केस में आपको ध्यान में रखना है कि पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एनर्जी के, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की ओर। नेक्स्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, यह है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम कह सकते हैं। आपको सिंपल सा यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि जितना ज़्यादा मेरा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, मेरी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मेरा क्या मतलब है? भाई आपने पढ़ा होगा, जब सेकंड चैप्टर आपने देखा होगा कि एक तो आता है हमारा हाफ फील्ड और एक आता है मेरा फुल फील्ड। हाफ फील्ड की अगर हम बात करें, जैसे अगर एस ऑर्बिटल की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होगा। अगर मैं पी की बात करूं तो पी में कितने होंगे मेरे? 3। डी की बात करूं, डी में कितने होंगे? 5। फुल फील्ड के केस में, एस के केस में 2 आ जाएगा, पी के केस में 6 आ जाएगा, डी के केस में 10 इलेक्ट्रॉन हमारे आ जाएंगे। तो अगर कहीं पर आपको इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, या फिर हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उस केस में जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी? हायर होगी, मोर यूजुअल, राइट। या हम बात कर सकते हैं कि एक्सेप्शनली वो क्या होगी? हाई होगी, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस में मिलता है? तो अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में, नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस की अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी इनकी क्या होती है बच्चों? सबसे ज़्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में, राइट, जो कि सबसे ज़्यादा राइट साइड में पाए जाते हैं। क्यों होती है? क्योंकि इनके पास हमारे फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है? फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे अगर हम बात करें किसकी? हीलियम की, तो हीलियम के पास 1s2, एक s ऑर्बिटल होता है, वो भी फुल फील्ड होता है, राइट। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद आता है हमारा नियोन। नियोन के केस में क्या होता है? 2s2, अगर मैं आउटर मोस्ट की बात करूँ, 2s2 एंड 2p6 होता है, राइट। तो इस केस में भी क्या है? दोनों के दोनों जो ऑर्बिटल है वो फुल्ली फील्ड है। तो फुल्ली फील्ड के केस में इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए इनकी आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है, या आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हायर होता है। अब कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं हम हाफ फील्ड के केस में। तो हाफ फील्ड के केस में जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का अगर मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो ये होता है 2s2,
राइट, और 2p3। एस के पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, पी के पास क्या है, 3 है, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये क्या है बच्चों मेरा हाफ फील्ड, ये क्या है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ नाइट्रोजन के केस में आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, ये आप ध्यान में रखना। नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है, फॉस्फोरस आता है, उसका भी अगर हम देखें कि उसका भी आउटर मोस्ट होता है 3s2 एंड 3p3। तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन देखने को आपको मिल सकता है, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, अगर वो स्टेबल है तो आयनाइजेशन एनर्जी वहाँ पे क्या होगी, हाई होगी, राइट। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। तो चलिए देखो, अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो किस प्रकार से वेरी करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वेरिएशन अलोंग अ पीरियड, राइट। उसके बाद सेकंड हम पढ़ेंगे वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप, राइट। तो जब हम बात करते हैं पीरियड की, तो लेफ्ट से राइट जाने पर एक वर्ड याद रखना, ये बता रहा हूं मैं, इन जनरल, राइट। इन जनरल क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर मेरा जेड बढ़ता है। जेड क्या होता है बच्चों, जेड हम कहते हैं एटॉमिक नंबर को, ए एन क्या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो इंक्रीज होगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज अगर होगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है, यानी कि मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे बढ़ते हैं, इनडायरेक्टली मैं कहूँ न्यूक्लियर चार्ज मेरा बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, यहाँ पर बढ़ेगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरली आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। अब ये इन जनरल जो वर्ड है केमिस्ट्री में आपको ध्यान में रखना है, जब भी कोई डेफिनेशन आप अगर पढ़ते हो या कोई भी कॉन्सेप्ट आप देखते हो वहाँ पे ये वर्ड यूज होता है, तो इसका मतलब इसमें एक्सेप्शन पाए जाएंगे। वो एक्सेप्शन हम आगे डिस्कस करने वाले, राइट। अभी केवल आप ये देखो कि इन जनरल लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी हमारी इंक्रीज होती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ता है। अगर हम बात करें वेरिएशन अलोंग अ पीरियड, पीरियड में अगर मैं टॉप से बॉटम की ओर जाऊं तो क्या होगा, टॉप से बॉटम की ओर जाने पर सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है कि जो मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर वो इंक्रीज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पीरियड, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, राइट। हाइड्रोजन का पीरियड नंबर 1 आ गया, लिथियम का 2 आ गया, सोडियम का 3 आ गया। इसका मतलब क्या है, पीरियड का मतलब, पीरियड मेरा इंडिकेट करता है ऑर्बिट के नंबर को, क्या करता है, ऑर्बिट के नंबर को। हाइड्रोजन के पास क्या है, न्यूक्लियस, एक सिंगल ऑर्बिट है, लिथियम के पास न्यूक्लियस है और 2 क्या है, ऑर्बिट है। यहाँ पे अगर पीरियड नंबर 2 है, इसका मतलब इसके बाद 2 ऑर्बिट है। सोडियम की अगर मैं बात करूँ तो इसका पीरियड नंबर 3 है, यानी कि इसके पास जो है मेरी 3 ऑर्बिट है। आप देख रहे होंगे कि टॉप से बॉटम की ओर अगर हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेरा साइज इंक्रीज हो रहा है। ध्यान रखना, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे भी इन जनरल क्या होता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर मेरी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। अब साइज इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पीरियड नंबर बढ़ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे जो ऑर्बिट है वो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण मेरी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है,
राइट। क्योंकि अगर आप इनमें कंपैरिजन करोगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियर जो चार्ज है वो बहुत कम लग रहा है इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना आसान होगा। इसीलिए अलोंग अ ग्रुप मेरा क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, राइट। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। अब यदि मैं बोलूं जो सबसे राइट साइड में होगा, जो सबसे, ये मेरी पीरियोडिक माना पीरियोडिक टेबल है, उसके राइट साइड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, राइट, उसकी जो सबसे टॉप में एलिमेंट होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। देखो मैं आपको एक टेबल दिखाना चाहता हूँ, इस टेबल से आपको समझ में आ जाएगा। अभी अभी हमने क्या पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर मेरी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है। यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो सबसे राइट में प्रेजेंट मेरा एलिमेंट होगा जो कि है हीलियम, इसकी आयनाइजेशन जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी पीरियोडिक टेबल में, राइट। क्यों मैक्सिमम होगी, क्योंकि राइट साइड में और सबसे टॉप में है। डाउन द ग्रुप जाने पर पीरियड नंबर अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगी और आयनाइजेशन एनर्जी मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी रेफरेंस के लिए लिख रखी है, राइट। अगर हम देखें हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। तो यहाँ पे s ऑर्बिटल के पास दो इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या है, फुल्ली फिल्ड है। दूसरा रीजन क्या है कि जो s ऑर्बिटल है वो अभी हमने पढ़ा है कि इसकी पेनिट्रेटिंग जो पावर होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी कि न्यूक्लियस की सबसे ज्यादा क्लोज पाई जाती है s ऑर्बिटल। तो न्यूक्लियस के द्वारा मोर अट्रैक्शन फोर्स इसको मिलता है, राइट। तो पहला रीजन क्या है कि पेनिट्रेटिंग पावर s ऑर्बिटल की सबसे ज्यादा है। दूसरा फुल्ली फील्ड है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें मिलता है, जिसके कारण हीलियम से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हीलियम पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी को गेन करता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें सीजियम की, तो सीजियम का केस क्या है कि ये सबसे लेफ्ट में है। हमें पता है कि लेफ्ट साइड की जो भी एलिमेंट है, लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, सबसे कम होगी, क्योंकि राइट साइड जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। इनकी सबसे कम क्यों होगी भाई, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इनके पास सबसे कम है। और सबसे नीचे वाले की अगर हम बात करें तो पीरियड में सबसे नीचे आता है, यानी कि इसके पास सबसे ज़्यादा ऑर्बिट यहाँ पे प्रेजेंट होगी, तो इलेक्ट्रॉन इसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना उतना ही आसान होगा, राइट। तो सीजियम पूरी पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम पाई जाती है। ध्यान में रखना, सीजियम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसकी सबसे कम होती है, और हीलियम इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। रीज़न मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं सेकेंड पीरियड की बात। अब हम क्या करते हैं बच्चों, सेकेंड पीरियड की बात, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सेकेंड पीरियड में आता है मेरा लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, देन आता है मेरा फ्लोरीन। और यहाँ पे तो नोबल गैसेस मेरी है, नोबल गैसेस का फुल फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उनकी सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हमारी मिलती है किसी भी पीरियड में, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो पीरियड में आप लोग क्या कहोगे कि भाई लेफ्ट से राइट जाने पर मेरी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इंक्रीज हो तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, इस तरीके से लगा लोगे। बट ये क्या है, रॉन्ग है, गलत है। अब इसका रीज़न क्या है, चलिए समझते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो देखो सेकंड पीरियड के मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिख दिए हैं, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना क्यों जरूरी था, क्योंकि हमने दो फैक्टर पढ़े थे कि जो आयनाइजेशन एनर्जी को इम्पैक्ट डालते हैं। पहला फैक्टर था यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा फैक्टर था हमारा पेनिट्रेशन इफेक्ट, राइट। अब इन दोनों फैक्टर का यूज करके इनका जो है ऑर्डर लगाओ आप आयनाइजेशन एनर्जी का, मैं देखता हूँ कि आप कितने सही कर पाते हो, राइट। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देखना। देखो मैंने वहां पे हाईलाइट किया था बेरिलियम का और नाइट्रोजन का, राइट।
बेरिलियम और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाईलाइट किया था। क्यों हाईलाइट किया था कि बेरिलियम की अगर हम बात करें, यहाँ पे फुल फील्ड है। क्या है? फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जबकि अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? हाफ फील्ड। अभी जो फुल फील्ड है और हाफ फील्ड है, हम किसका देखते हैं? हम देखते हैं आउटर मोस्ट जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट क्या है? 2s2 एंड 2p3। पी के पास कितने हमारे? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पी के पास 3 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हाफ फील्ड है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि अगर मैं इनका आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लगाऊं, राइट, तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा, सबसे कम होगी हमारी लिथियम की, राइट, फिर होगी मेरी बोरॉन की, फिर होगी बेरिलियम की, देन होगी कार्बन की, फिर होगी ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की एंड फ्लोरीन की। या मैं इनडायरेक्टली कहूँ कि नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाती है, और बेरिलियम की जो है बोरॉन से ज़्यादा हो जाती है, राइट। इसके पीछे का रीज़न एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होता है, जिसके कारण यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, और स्टेबिलिटी ज़्यादा अगर हो गई तो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है, मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा, मेरा पेनिट्रेशन इफेक्ट। यहाँ पे देखो, अगर मैं बेरिलियम एंड बोरॉन दोनों को कंपेयर करता हूँ, राइट, तो बेरिलियम के पास है पी इलेक्ट्रॉन। क्या है यहाँ पे? पी सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, जबकि यहाँ पे एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पेनिट्रेटिंग पावर हमने देखा था कि एस की सबसे ज़्यादा होती है पी से, राइट, पी से एस की ज़्यादा होती है। यानी कि अगर मेरे एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मुझे मोर एनर्जी देनी पड़ेगी। मोर क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, राइट। इसी कारण से मेरा जो बेरिलियम है वो बोरोन से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी शो करता है। दो रीज़न है, फुल फील्ड, इसके पास तो ऑलरेडी है हमारे ऑर्बिटल। दूसरा, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ क्या? पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ एस सब शेल, राइट। मैंने क्या बोला था कि हम पेनिट्रेशन इफेक्ट देखते हैं सेम, अगर मेरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 2s है, एक है मेरा 2s, एक है मेरा 2p। तो इनमें से पेनिट्रेशन पावर किसकी ज़्यादा होगी? 2s की होगी। और हमने देखा था कि सेम शेल के केस में जिसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है। उम्मीद है बेरिलियम एंड बोरॉन का रीज़न आप समझ चुके होंगे। ऐसे ही अगर हम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के केस में देखो, तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिक्चर में आता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण हमें इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, जिसके कारण नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे क्या करता है? शो करता है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, राइट। अब आपको इनकी वैल्यू वाला चार्ट मैं आपको दिखाता हूं। देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो, बेरिलियम की अगर हम बात करें, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या है? 899 किलो जूल पर मोल है, राइट। जबकि बोरोन की क्या है? यहाँ पे 801 है। यानी कि ये क्या कर रहा है? यहाँ पे जंप कर रहा है, राइट। बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी वो कार्बन से कम है, केवल एक का जंप आ रहा है, एक एलिमेंट से आगे ही ये जा रहा है। ऐसे ही अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, तो यहाँ पे क्या है? 1402 है, राइट। और ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के आगे यहाँ पे जा रहा है, फ्लोरीन से आगे नहीं जा रहा है, केवल ऑक्सीजन से आगे जा रहा है। इसीलिए मैंने आपको वहां पे कहा था केवल एलिमेंट का एक का जंप आप दोगे तो आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है वो निकल करके आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें थर्ड पीरियड की, तो थर्ड पीरियड में मैंने वहाँ पे दो केस और बताए थे आपको, एक मैग्नीशियम का बताया था, एक फॉस्फोरस का बताया था। तो सेम जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे सेकंड पीरियड के केस में लगाया है, वही हम क्या करेंगे थर्ड पीरियड के केस में लगाएंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैग्नीशियम 737 किलो जूल पर मोल आयनाइजेशन एनर्जी शो कर रहा है, जबकि एल्यूमिनियम यहाँ पे क्या कर रहा है? 577, राइट। तो कम है, तो मैग्नीशियम क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम के आगे आ जाएगा। इसी प्रकार से फॉस्फोरस क्या आ जाएगा? सल्फर से आगे आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपके लिए आता है सेकंड या थर्ड पीरियड से,
तो आयनाइजेशन एनर्जी का इस प्रकार से आपको करना है कि एक का जंप आपको दे देना है एलिमेंट के आगे, और अगर एग्जाम में रीजन पूछता है तो रीजन सिंपल सा आपको दो बताना है, एक तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा आपको बताना है पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एस ऑर्बिटल, राइट। उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। देखो अभी तक हमने क्या देखा, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जो एक्सेप्शन थे उनको हमने देख लिया। अब ग्रुप की बात करते हैं, या टॉप टू बॉटम जाने पे भी क्या हमें कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। चलो इस टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, राइट। यही इससे नीचे क्या आता है बच्चों, रेडियो एक्टिव है, उसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ओके, तो देखो अगर हम नीचे की ओर जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम की ओर जा रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन की यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है आयनाइजेशन एनर्जी। नीचे जाने पर हमारा साइज बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि फर्स्ट ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा फर्स्ट ग्रुप में, राइट। सेकेंड ग्रुप में भी आप देख रहे होंगे वैल्यू को, बेरिलियम की 899, मैग्नीशियम कम हो गया, कैल्शियम और कम, स्ट्रोंशियम और कम, और बेरियम सबसे कम। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड में कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही अगर हम ग्रुप 13 में पहुंचते हैं तो यहाँ पे ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा मैंने क्यों बोला, तो चलिए वैल्यू को चेक करते हैं। देखो बेरिलियम है 801, ठीक है जी, सबसे ज़्यादा है अपने ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम ठीक है भाई, 801 से तो कम है, हमने यही पढ़ा है कि अगर हम टेबल में क्या चाहते हैं, बॉटम की जाते कम हो जाती है, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गैलियम लो, आ गई दिक्कत यहाँ पे। गैलियम क्या है, एल्यूमिनियम से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे शो कर रहा है, 579, जबकि ये क्या है 577। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि यार कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शन यहाँ पे है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और नीचे की ओर बढ़ते हैं। इंडियम 558, कोई दिक्कत नहीं यार, डिक्रीज ही होना था। अच्छा एक ही एक्सेप्शन है क्या तेरा ग्रुप में, 13 ग्रुप में? नहीं, यहाँ पे देखो जी थैलियम, इसने तो खतरनाक ही कर दिया कुछ। इसकी थैलियम की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो क्या है भैया, एल्यूमिनियम से भी ज्यादा है। क्या है, एल्यूमिनियम से भी ज्यादा है। कितनी, 589, 589 एल्यूमिनियम से ज्यादा। ऐसा क्यों होता है उसको आप लोग यहाँ पे शायद उतना क्लियर नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपने अभी एफ ऑर्बिटल्स या डी ऑर्बिटल्स नहीं पढ़ा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि थैलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, वो ज़्यादा इसलिए होता है। अगर हम बात करें सिक्स्थ पीरियड की, तो सिक्स्थ पीरियड से लेंथ एंड नाइट सीरीज मेरी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करना प्रारंभ हो जाता है। तो लेंथ नाइट्स में आपको ध्यान में रखना है कि लेंथ नाइट्स में एक इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है एलिमेंट्स का, राइट। अभी आप केवल ये समझो कि जो यहाँ पे थैलियम है ये क्या आता है, लेंथेनाइड वाली सीरीज में आता है, जिसके कारण लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण थैलियम का जो साइज है इस पे भी इम्पैक्ट पड़ जाता है, ये स्मॉल हो जाता है। और हमने पढ़ा है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एटम के। तो साइज जितना छोटा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका साइज इतना छोटा हो जाता है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में भी आता है कि थैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई क्यों हो जाती है, उसका रीजन है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट। अब आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भाई गैलियम की एल्यूमिनियम से ज़्यादा क्यों है। भाई गैलियम की एल्यूमिनियम से ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या आते हैं, हमारे ट्रांजिशनल एलिमेंट्स आते हैं, और ट्रांजिशनल एलिमेंट में भी ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है, जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन इसके कारण भी साइज में थोड़ा क्या आ जाता है, साइज थोड़ा स्मॉल हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, राइट। देख रहे होंगे आप उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ी है, किसके कारण, ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन के कारण, राइट। तो अगर हम 13 ग्रुप की बात करें या फिर हम 14 ग्रुप की बात करें, इनमें जो आप एक्सेप्शन देख रहे हैं वो दो कारण से आ रहा है।
एक आ रहा है बच्चों लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण, एक आ रहा है मेरा ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन के कारण। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन मोर होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसकी साइज काफ़ी छोटी हो जाती है, और साइज छोटा होने के कारण ये एक्सेप्शनली हाई हो जाता है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। तो इसको आप कैसे ध्यान रखोगे? देखो एक ग्राफ है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है तो आप इसको याद कर पाओगे, राइट। ये कुछ ऐसा ग्राफ है, ये यहाँ पे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आप लिखोगे बोरोन, राइट। फिर आ जाएगा यहाँ पे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आ जाएगा यहाँ पे गैलियम, फिर आ जाएगा हमारा इंडियम, और लास्ट में आ जाएगा हमारा यहाँ पे थैलियम। यहाँ पे आ जाएगी हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है? बोरोन की है। उसके बाद किसके? यहाँ पे थैलियम की है, फिर किसकी है? गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की, और लास्ट में आ जाएगी हमारी थैलियम की। तो आप इस ग्राफ से भी आसानी से इसको याद कर सकते हो। ऐसे ही अगर हम 14th ग्रुप की बात करें तो 14th ग्रुप में केवल एक ही एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा। देखो कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन से कम किसकी है? सिलिकॉन की, कोई दिक्कत नहीं है। सिलिकॉन से कम जर्मेनियम की होनी चाहिए, बिल्कुल है जी, आयनाइजेशन एनर्जी कम है। जर्मेनियम से किसकी होनी चाहिए? टिन की होनी चाहिए, भाई साहब बहुत परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करें, यहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिलता है। ये जो पीबी है, लेड है, ये हायर हो जाती है इसके आयनाइजेशन एनर्जी, किसके कारण? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लेंथेनाइट जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है किसके कंपैरिजन में? ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन के कंपैरिजन में, राइट। तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन केवल 13 ग्रुप के एलिमेंट तक ही इम्पैक्ट डालता है, जबकि लेंथेनाइट जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारा 14th ग्रुप में भी इम्पैक्ट डालता है। ये आपको यहाँ पे क्या करना है? ध्यान में रखना है। अगर आप 15th ग्रुप की बात करते हो तो यहाँ पे एज यूजुअल हमारा जो ऑर्डर चलता है वैसे ही चलेगा। नाइट्रोजन से कम किसकी होनी चाहिए? फास्फोरस की, बिल्कुल है। फास्फोरस से कम किसकी होनी चाहिए? आर्सेनिक की है। उससे कम यहाँ पे एंटीमनी, और एंटीमनी से कम किसकी होनी चाहिए? बिस्मिथ की, बिल्कुल है जी। ऐसे ही ऑक्सीजन, अगर हम 16 ग्रुप की बात करें, ऑक्सीजन से कम सल्फर, सल्फर से कम सेलेनियम, सेलेनियम से कम टेलुरियम, टेलुरियम से पोलोनियम। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे किसमें? ग्रुप में, तो आपको कोई भी एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा। केवल दो एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे, एक तो 13th ग्रुप में, एक 14th ग्रुप में। 13th ग्रुप में दो एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं जो आते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन के कारण। उसका मैंने एग्जांपल आपको बता दिया है। ये ग्राफ आपको ध्यान में रखना है, ये डब्ल्यू आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपको डेटा बनाना है, राइट। तो अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखूँ यहाँ पे 13th ग्रुप के लिए, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा हमारा बोरोन का, फिर हो जाएगा हमारा थैलियम का, देन आ जाएगा हमारा गैलियम, देन एल्यूमिनियम, और देन आ जाएगा हमारा इंडियम, राइट। और अगर मैं 14th ग्रुप की बात करूं तो कार्बन की सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन की, फिर आ जाएगी मेरी जर्मेनियम की, देन आ जाएगी मेरी एंटीमनी, सॉरी, देन आ जाएगा लेड, और उससे कम आ जाएगा मेरा कौन? एसएन, यानी कि टिन, राइट। तो ये जो यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है ये किसके कारण आता है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन अपना एक ग्रुप बढ़ा करके चलता है, जबकि जो हमारा ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन है वो केवल 13th पीरियड तक ही चलता है। उम्मीद है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर इसको इम्पैक्ट करते हैं, इसके जो एक्सेप्शनल केस हैं वो क्या हैं, वो आपको यहाँ पर समझ में आए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आयनाइजेशन एनर्जी की, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो लेक्चर में सीखे हैं वो उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे हम वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। और अगर इस वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।